अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज CS604 का लेक्चर नंबर 2 है, ये हम देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम की टाइप्स बताई हुई हैं। सिंगल यूज़र सिस्टम ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो कि एक वक्त पर एक यूज़र ही इस्तेमाल करता है, तो इसको सिंगल यूज़र सिस्टम कहते हैं। और इसका बेसिक मकसद जो होता है वो यूज़र को कन्वीनियंस और रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करना होता है, बजाय CPU यूटिलाइजेशन और पेरिफेरल डिवाइसेस की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज़ करने के बजाय कन्वीनियंस और रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करना इसका मकसद होता है। और ये ऑफन एक यूज़र ही इस्तेमाल करता है। और इसकी एग्जांपल्स में डॉस, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। और डॉस जो है वो एक सिंगल यूज़र सिस्टम है, और बाकी जो इसकी एग्जांपल में लिखे हुए हैं ना, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, ये मल्टी यूज़र सिस्टम में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डॉस सिंगल यूज़र सिस्टम है, ठीक है। और आगे उन्होंने बताया हुआ बैच सिस्टम के बारे में। बैच सिस्टम जो है ये एक हमारे पास ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक जो हमारे पास होता है ना, कार्ड और टेप ड्राइव्स जो होती हैं ना, वो एज एन इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, और लाइन प्रिंटर और टेप ड्राइव्स और कार्ड पंचेस जो होते हैं एज एन आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये अंडरलाइन थोड़ा सा गलत हो गया, ऊपर दिया हुआ है कार्ड रीडर, टेप ड्राइव इन एज एन इनपुट डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल होती हैं ऐसे कंप्यूटर सिस्टम में जिसको बैच सिस्टम कहते हैं। और लाइन प्रिंटर, टेप ड्राइव और कार्ड पंचेस जो हैं एज एन आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। तो इसको हम लोग डंप ऑफ फाइनल मेमोरी एंड रजिस्टर कंटेंट और डीबगिंग भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं कि क्योंकि जब हमारे पास प्रोसेस रन हो रहा था ना, तब इसको यूज़र जो है वो उस अपनी जॉब के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, या जो प्रोसेस रन हो रहा होता है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। मतलब कि यूज़र के पास डीबगिंग सिर्फ एक ही सूरत में वो कर सकता है, जब उसके पास आउटपुट आ जाए। आउटपुट को देख के वो उसको डीबग कर सकता है, या उसको फाइनल रिज़ल्ट से पता चलता है कि मेरा जो कोड है या मेरा प्रोग्राम है या मेरी जॉब जो है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुई या उसमें कोई एरर आई। मतलब इसके साथ यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकता। और इसमें एक ये है कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस हम एक कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। और फिर बाद में थोड़ा सा इसका एडवांस फीचर जब आया इसका, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा फास्ट बनाने के लिए क्या किया कि सिमिलर जॉब्स जो हैं वो एक ही वक्त में इकट्ठी एग्जीक्यूट हो जाती होती थी। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं बैच सिस्टम। बैच सिस्टम इसको क्यों कहते हैं कि जब हमें इस बैच सिस्टम को फास्ट बनाया, पहले एक ही प्रोग्राम को रन करता था एक वक्त में, फिर जब हमने इसकी फास्ट बनाने के लिए बहुत सारी सिमिलर जॉब्स को एक वक्त में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं, बैच या बैच सिस्टम। तो इसकी एग्जांपल क्या है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन VMS इज़ एन एग्जांपल ऑफ बैच सिस्टम, ठीक है। ये हमने ये येलो कलर का जो अंडरलाइन हुआ इसमें बताया हुआ है, बैच सिस्टम यूजर स्पेस कंटेंट वन प्रोसेस एट अ टाइम एंड बिकॉज ऑफ ओनली वन प्रोसेस एग्जिस्टिंग एट अ टाइम। ये फिगर में नज़र आ रहा है कि हमारे पास मेमोरी सिस्टम है, ठीक है। मेमोरी जो है वो पार्टीशन हुई हुई है दो मेन पार्ट्स में, एक में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है और दूसरे में यूज़र का प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जो कि एक वक्त में एक ही प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। उसके बाद है मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम, ठीक है। सिंगल सिस्टम में क्या होता है कि एक ही प्रोसेस एक वक्त में रन करता है और एक ही यूज़र यूज़ करता है। लेकिन जो मल्टी प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, इंक्रीज द CPU यूटिलाइजेशन। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, CPU की यूटिलाइजेशन को इस्तेमाल करने के ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करने के लिए। CPU ऑलवेज हैज़ वन जॉब टू एग्जीक्यूट। हमेशा CPU कभी भी मतलब कि आइडल नहीं होता। जब कोई प्रोसेस वेट कर रहा हो तो उसने दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो लिखा हुआ है, दिस सबसेट ऑफ द जॉब ऑन द डिस्क विच आर रेडी टू रन कैन नॉट लोड इनटू द मेमोरी। ये लिखा हुआ है कि जब हमारे पास
जो जॉब्स हमारे पास डिस्क से उठ के रेडी होती हैं, किसी भी सिस्टम में रेडी होती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, उन जॉब्स में से जो मेमोरी के पास जॉब्स होती हैं ना, वो उनका सबसेट होती हैं। मतलब कि जितनी भी जॉब्स रेडी हैं मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए, उनका सबसेट या उनका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मेमोरी के पास होता है। समझ आ गई? ये देखें, जैसे ये नीचे मैंने डायग्राम बनाई हुई है ना कि एक डिस्क बनाई हुई है, डिस्क के साथ मैंने एक लंबी सारी क्यू बनाई हुई है ना, लेंथी वाली, इस जॉब क्यू लिखा हुआ है। ये जॉब क्यू जो है ये लेंथी है, और नीचे जो मेमोरी के साथ अटैच है ना क्यू, रेडी क्यू, ये सब सेट है या उसका कुछ हिस्सा है जॉब क्यू का। रेडी क्यू जो है वो स्मॉल पोर्शन ऑफ जॉब क्यू है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जॉब क्यू में जितनी भी जॉब्स पड़ी होती हैं ना सिस्टम में या जॉब पूल में, जितनी भी जॉब क्यू को जॉब पूल भी कहते हैं, जॉब पूल में जितनी भी जॉब्स एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होती हैं, उनमें से छोटा सा हिस्सा या कुछ जॉब जो होती हैं वो रेडी क्यू के पास होती हैं। और ये जो जॉब क्यू है ना, यहाँ पे नीचे उन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे जॉब क्यू में से कौन सी जॉब्स रेडी क्यू के पास आएंगी वो डिसाइड करता है जॉब स्केड्यूलर। ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर भी कहते हैं, नहीं मीडियम टर्म स्केड्यूलर कहते हैं। ठीक है, तो इफ़ सेवरल जॉब्स आर रेडी to brought into the memory and there is no enough room for them, then the system must choose among them. This decision is called scheduling. मतलब अगर सारी जॉब्स जो जॉब क्यू में मौजूद हैं उनके लिए इनफ रूम नहीं है रेडी क्यू में, तो हम क्या करेंगे, जॉब स्केड्यूलिंग के ज़रिए से हम लोग सेवरल जॉब्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे रेडी क्यू के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है ना कि सेवरल जॉब्स जो हैं वो रेडी क्यू में आएगी, बाकी सारी जॉब्स जो हैं जॉब क्यू में पड़ी होंगी। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि मल्टी प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो होता है वो वर्क कैसे करता है। जो नॉन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम होता है ना, उसमें सीपीयू जो होता है वो मोस्टली आइडल रहता है। ठीक है, तो जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसमें हमेशा सीपीयू के पास जॉब होती है। तभी वो कैसे काम करता है, आप लोग सपोज़ करें कि P1 जो है वो 5 सेकंड का और P2 भी 5 सेकंड का है, तो अगर नॉन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम हो तो दोनों का मिला के टोटल टाइम 10 सेकंड लगेगा, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में ये सिर्फ 5 सेकंड लगेगा। वो कैसे, एक CPU ब्रश दिया हुआ है और एक IO ब्रश दिया हुआ है। जब हमें प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट होगा तो P1 जो है तब वो वेट कर रहा होगा या अपना IO परफॉर्म कर रहा होगा, और जब P1 IO परफॉर्म करेगा या वेट करेगा तब P2 की बारी आ जाएगी, वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह CPU आइडल नहीं रहेगा और उसके पास हमेशा एक ना एक जॉब रहेगी। ठीक है, जब एक प्रोसेस वेट करेगा तो दूसरा एग्जीक्यूट होगा, जब दूसरा एग्जीक्यूट होगा तो दूसरा IO परफॉर्म कर लेगा या वेट कर लेगा। तो इस तरह से टोटल टाइम जो है वो CPU का वो 5 सेकंड में दोनों प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इस तरह से ही मल्टी प्रोग्रामिंग वर्क करती है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ मल्टी यूज़र मल्टी प्रोसेस इंटरैक्टिव सिस्टम। तो ये मल्टी यूज़र है, मतलब कि एक कंप्यूटर को एक वक्त में ज़्यादा सारे यूज़र यूज़ कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेस मतलब एक यूज़र जो है वो अपने ज़्यादा सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सकता है और उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। मतलब देख सकता है कि मेरे प्रोसेस में कहाँ पर एरर आ रही है, कहाँ पे उसमें मेरी जो है इंटरप्ट आ रही है। और इंटरेक्टिव सिस्टम मतलब यूज़र जो है वो अपनी प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ एंटी सर्वर, विंडोज़ 2000 सर्वर एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये इसकी एग्जांपल है मल्टी शेयरिंग सिस्टम की, टाइम शेयरिंग सिस्टम की। आप लोग यहाँ पे देखें ऊपर ही पॉइंट लिखा हुआ है, ईच यूज़र हैज़ एटलीस्ट वन सेपरेट प्रोग्राम इन दी मेमोरी। तो हर यूज़र जो होता है उसका एक प्रोग्राम होता है मेमोरी में। तो इसके ज़रिए से हम जॉब जो मेमोरी में पड़ी होती है ना, वो नीड के मुताबिक हम लोग जॉब क्यू में वापस
स्वैप इन भी कर सकते हैं, स्वैप आउट भी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरत के मुताबिक। अगर कोई प्रोसेस देर तक रन नहीं हो रहा, रेडी क्यू में पड़ा हुआ है, उसने जगह ली हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसको स्वैप आउट कर देंगे, मतलब रेडी क्यू में दोबारा भेज देंगे कि थोड़ी देर बाद उसको रेडी क्यू में ले आएंगे। रेडी क्यू में जगह थोड़ी होती है ना, वो मेन मेमोरी के साथ होती है, और डिस्क में जगह ज़्यादा होती है, फिर उसकी जॉब क्यू में भी जगह ज़्यादा होती है। तो प्रोसेसेस को हम रेडी क्यू से जॉब क्यू में सेंड कर देते हैं, और जो जॉब क्यू से फिर हम स्वैप जब ज़रूरत पड़े तो स्वैप इन कर लेते हैं रेडी क्यू में। अब बताया हुआ रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड व्हेन द rigid टाइम रिक्वायरमेंट्स आर प्लेस्ड ऑन द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर और फ्लो ऑफ डाटा। अब उन्होंने कहा हुआ है कि जब हमें कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़े जहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हमने काम करना हो, तो उसके लिए हम रियल टाइम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ये मोस्टली कंट्रोल डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, जहाँ पर हमने मखसूस किस्म की एप्लीकेशन परफॉर्म करनी होती है। मोस्टली ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम और सर्टेन डिस्प्ले सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखें, उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास रियल टाइम सिस्टम है ना, वो हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, दो पार्ट्स में डिवाइड्स होता है। दो किस्म के होते हैं रियल टाइम सिस्टम्स। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में हम लोग प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करते हैं। This goal requires that all the delays of the system must be complete in time। मतलब पूरे प्रोसेस के जितने भी उसके पार्ट्स होंगे, उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो गिवन टाइम होता है उसके अंदर कंप्लीट होना होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को फिनिश करता है रिक्वेस्ट को एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो मिस होती हैं, मतलब नहीं इस्तेमाल होती हैं, लिमिटेड इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस स्लो होती हैं, उनकी प्रोसेसिंग स्लो होती है। इसलिए हम लोग इन हार्ड रियल टाइम सिस्टम में शॉर्ट टर्म मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, या रीड ऑनली मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, रोम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे जो एडवांस फीचर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो इस और हार्ड रियल टाइम सिस्टम वाला जो सिस्टम होता है ना, उसमें नहीं होते। तो इसको हम लोग एक सेपरेट हार्डवेयर के तौर पर देख सकते हैं कि मतलब कि ये आम इस्तेमाल होने वाला नहीं है, ये सर्टेन स्पेसिफिक टाइप की एप्लीकेशन के लिए हार्ड रियल टाइम इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से इसकी ऑपरेशन जो है वो स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक मकसद के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ लेस रिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ रियल टाइम सिस्टम इज़ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, where the critical real time task get priority over the other task and retain that priority until it's complete। मीन्स ये है कि हमें एक प्रोसेस की प्रायोरिटी जिसको दी जाती है, उसकी प्रायोरिटी जब उसको एक को मिल जाती है या प्रोसेस रन हो रहा है, तो उसके ऊपर किसी और को प्रायोरिटी नहीं मिल सकती। जब उसको प्रायोरिटी मिल गई, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसने अपना प्रोसेस कंप्लीट करके तभी मतलब रिसोर्सेज रीएलोकेट करने हैं। ठीक है, मतलब ये लेस रिस्ट्रिक्टेड हार्डवेयर सिस्टम से, लेकिन जब एक प्रोसेस को प्रायोरिटी मिल जाती है तो अपना काम मुकम्मल करके तभी फ्री होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे सिस्टम के साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हार्ड रियल टाइम सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसको हम दूसरे सिस्टम जैसे टाइम शेयरिंग सिस्टम है उसके साथ मिक्स नहीं कर सकते। अब आगे है इंटरप्ट ट्रैप्स, हार्डवेयर इंटरप्ट्स, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स इज़ अ सिग्नल जनरेटेड बाय अ हार्डवेयर डिवाइस। मींस जो हार्डवेयर डिवाइस जो सिग्नल जनरेट करती है उसको हम इंटरप्ट कहते हैं, या आईओ डिवाइसेस जो सिग्नल जनरेट करती हैं उनको इंटरप्ट कहते हैं। सीपीयू की अटेंशन अटेन करने के लिए इंटरप्ट ट्रैप्स और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जो होती हैं ये किस लिए होती हैं, सीपीयू की अटेंशन को अटेन करने के लिए। ठीक है, अब जो हमारे पास जब भी कोई इंटरप्ट आती है ना, तो हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन को कॉल करते हैं। इंटरप्ट जब भी आती है ना, तो हम एक उसके अगेंस्ट एक कोड पड़ा होता है। मतलब जब कोई इंटरप्ट आई है तो
तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन पड़ी होती है। मतलब उस प्रॉब्लम को, या जो इंटरप्ट आई है उसको सॉल्व करने के लिए उसकी इंटरप्ट रूटीन, सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करते हैं। और उस रूटीन का कि वो कहाँ पड़ी हुई है, वो कहाँ से हम देखते हैं, इंटरप्ट वेक्टर टेबल से देखते हैं, जिसमें इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस पड़ा होता है कि हमारे सिस्टम में कहाँ पर इंटरप्ट सर्विस रूटीन पड़ी हुई, उसका एड्रेस इंटरप्ट वेक्टर टेबल में स्टोर होता है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट ऑन कंप्लीशन ऑफ CPU resume द इंटरप्टेड कंप्यूटेशन। जब कोई भी इंटरप्ट आती है ना, तो CPU जो होता है वो फ़ौरन से जो काम कर रहा होता है उसको रोक देता है। रोक के वो क्या करता है, जो इंटरप्ट आई है उसकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर, ये MCQs आ सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर। अब ट्रैप क्या होती है? ट्रैप इज़ एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसको कहते हैं? जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होती है उसको हम ट्रैप कहते हैं। ठीक है। इट इज़ काज्ड बाय अ यूज़र टू रिक्वेस्ट फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस। मतलब प्रोग्रामर जो है या हमारा यूज़र जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है कि मेरी इनके फ़लाँ वाली सर्विस अपनी प्रोवाइड करो और मेरा ये वाला काम कर दो। सिग्नल इज़ एन इवेंट जनरेटेड टू गेट अटेंशन ऑफ प्रोसेस मीन्स इसमें ये है कि सिग्नल जो होता है ये यूज़र जो सिग्नल देता है ना, हम कोई की प्रेस कर देते हैं या कोई हम माउस के क्लिक करते हैं तो जो हम इवेंट क्रिएट करते हैं ना यूज़र, वो होता है सिग्नल। ठीक है। जब हम प्रोग्राम रन हो रहा है तो हम Ctrl+C प्रेस करते हैं। ठीक है। तो इस तरह इस सिग्नल को हम किससे इंडिकेट करते हैं कोड में? SIGINT, इंटरप्ट सिग्नल। तो जब इंटरप्ट सिग्नल आता है, सिग्नल के लिए 3 पॉसिबल एक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। या तो कर्नल का जो एक्शन डिफ़ॉल्ट डिफाइंड होता है ना, वो एग्जीक्यूट करता है। उसमें क्या होता है कि प्रोसेस को टर्मिनेट करना या प्रोसेस की स्टेट को मेंटेन करके प्रोसेस को टर्मिनेट करना, ये कर्नल का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। तो या फिर वो ऐसे करता है कि प्रोसेस की जो इंटरप्ट आई है उसको इंटरसेप्ट कर लेता है और इन सिग्नल को इग्नोर कर देता है कि सिग्नल आया ही नहीं, वो ऐसे इग्नोर कर देता है। या फिर वो ऐसे करता है कि सिग्नल को इंटरसेप्ट करने के बाद सिग्नल के अगेंस्ट जो यूज़र डिफाइंड कोड होता है ना, प्रोग्रामर डिफाइंड कोड होता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो आगे आता है हार्डवेयर प्रोटेक्शन। जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो उस वक्त जहाँ पर सिस्टम की यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। तो उसमें मिसाल के तौर पर जब हम मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक अंदर ऐसा प्रोग्राम आ गया जिसमें कोई एरर है, ठीक है, बग वाला कोई प्रोग्राम है, तो वो जो है वो दूसरे प्रोग्राम्स को भी ख़राब करेगा। ठीक है। उसके अलावा वो ओवरराइट कर सकता है, दूसरे प्रोग्राम्स के ऊपर ओवरराइट कर जाएगा तो वो दूसरे प्रोग्राम्स की जो है जगह एक्सेस कर लेगा। और इस तरह से जब हम हार्डवेयर प्रोटेक्शन करते हैं ना, तो हमारे पास 3 इश्यूज़ आते हैं: IO प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन, CPU प्रोटेक्शन। हार्डवेयर प्रोटेक्शन में 3 इश्यूज़ आते हैं: IO प्रोटेक्शन, मेमोरी, CPU प्रोटेक्शन। तो हमारे पास जब हम इनको डिस्कस करते हैं तो हमारे पास पहले आता है डुअल मोड ऑपरेशन क्या होता है। तो अब जब हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ना, तो हमें जो आती है ना फंक्शनिंग वाले प्रोग्राम्स, उनसे प्रोटेक्शन के लिए CPU जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर देता है अगर 2 टाइप्स में, 2 काइंड्स की इंस्ट्रक्शन में। एक होती हैं प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, एक होती हैं नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन वो होती हैं जो हार्डवेयर ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं जो कि यूज़र प्रोग्राम नहीं परफॉर्म कर सकता, जैसे कम्युनिकेटिंग विद IO डिवाइसेस। ठीक है। IO डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ये यूज़र प्रोग्राम नहीं परफॉर्म कर सकता, सिर्फ अब हार्डवेयर ऑपरेशन ही है, तो इसको प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन में रखेंगे। और जो यूज़र प्रोग्राम होगा ना वो नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन में होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो CPU है वो इंस्ट्रक्शन को दो मोड्स प्रोवाइड करता है, एक होता है यूज़र मोड, एक होता है मॉनिटर मोड। ठीक है।
तो मॉनिटर मोड जो होगा उसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड चलेगा, और जो होगा ना यूज़र मोड, उसमें यूज़र का प्रोग्राम चलेगा। तो हम इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक मोड बिट अटैच कर देते हैं, हर मोड के साथ एक मोड बिट अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो मोड बिट से हमें पता चलता है कि इस वक्त मॉनिटर मोड है काम कर रहा है या यूज़र मोड काम कर रहा है। जब मोड बिट 0 होगा तो हम कहेंगे मॉनिटर मोड है, मतलब कर्नल मोड है, या क्या है, सिस्टम मोड है। और जब हम यूज़र मोड जब बिट 1 होगा तो हम लोग कहेंगे यूज़र मोड काम कर रहा है, ठीक है। तो मोस्टली जो यूज़र प्रोसेस होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे लिए, मेरे प्रोग्राम के लिए या मेरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए फ़लाँ वाली सर्विस प्रोवाइड करो। तो अगर यूज़र प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई सर्विस परफॉर्म करना चाहे तो उसको सिस्टम को कॉल करनी पड़ती है। सिस्टम कॉल से कैसे होती है, कोई इंटरप्ट ट्रैप या सिग्नल जनरेट कर देता है, जिससे सीपीयू जो होता है वो स्विच कर जाता है सिस्टम यूज़र मोड से कर्नल मोड में या मॉनिटर मोड में स्विच कर जाता है। तो वो अपनी सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करने के बाद फिर वापस बैक यूज़र मोड में आता है और फिर बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करता है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है कि एक यूज़र मोड है, एक मॉनिटर मोड है। तो जब यूज़र कोई इंटरप्ट जनरेट करेगा या कोई सिग्नल जनरेट करेगा तो सीपीयू जो है वो स्विच कर जाएगा मॉनिटर मोड में, और जब वो प्रोसेस सर्विस दे देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर देगा, तो उसके बाद अगेन बैक यूज़र मोड में चला जाएगा। तो अब उन्होंने बताया हुआ है कि आईओ प्रोटेक्शन कैसे होती है। आईओ प्रोटेक्शन जो होती है वो हमें ये इंश्योर करती है कि कोई इलीगल इंस्ट्रक्शन, वी डिफ़ाइन ऑल द आईओ इंस्ट्रक्शन टू बी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आईओ इंस्ट्रक्शन जितनी भी होती है ना, उन सब को हम लोग किसके लिए डिफ़ाइन कर देते हैं, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन में डिफ़ाइन कर देते हैं कि कोई भी जब भी कोई यूज़र जो है वो आईओ परफॉर्म करना चाहता है तो वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, पहले उसे स्विच करना पड़ेगा मॉनिटर मोड में या प्रिविलेज मोड में, तो वहाँ से आईओ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से डायरेक्ट एक्सेस आईओ पर तो नहीं हो सकेगी, लेकिन इस तरह से क्या होगा, सारी इंस्ट्रक्शन अगर मॉनिटर मोड में चली जाएंगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड और आईओ के कोड जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, और इस तरह से आईओ की प्रोटेक्शन तो हो जाएगी लेकिन मॉनिटर मोड जो है वो उसकी प्रोटेक्शन जो है अनसिक्योर सी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे मैंने ये शॉर्ट सा व्यू बनाया है, मेमोरी का व्यू है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है मेमोरी को, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में और यूज़र प्रोग्राम एरिया में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि मॉनिटर मोड है, वहाँ जहाँ पे बिट 0 ऐड किया हुआ है, यूज़र मोड में बिट 1 ऐड किया हुआ है। तो जब भी यहाँ पे जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, जब भी कोई जॉब जो है जॉब 1 या जॉब 2 इंटरप्ट जनरेट करेगी तो वो क्या करेगी, उसके इंटरप्ट वेक्टर टेबल में जाएगी, वहाँ से उसका एड्रेस देगी कि एड्रेस नोट करके वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स पड़ी हुई ज़्यादा सारी, तो उसके अगेंस्ट कोई भी जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगी वो एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।